नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को, आज के सेशन को। अगर आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़ जाए, इंस्टा पर नहीं फॉलो किया तो फॉलो कर लीजिए। इसके अलावा सभी को बताया कि अगर आप लोग बीएड की तैयारी और अच्छी तरीके से करना चाहते हैं तो आप लोग जो हमारा पेड बैच जो ज्वाइन कर सकते हैं। अभी जो एकदम बिल्कुल न्यू वाला जो टॉपिक रिवीजन वाइज जो आपका स्टार्ट हुआ है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी क्लासेज जो आपकी 25 अप्रैल से यहाँ पर जो है देखने को मिलेंगी। आपको यहाँ पर जितने भी आपके हिंदी, रीजनिंग, इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, इकोनॉमी जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, उन सब की जो है पूरी की पूरी आपको यहाँ पर पूरा टॉपिक वाइज आपको यहाँ पर रिवीजन करवाया जाएगा, प्रैक्टिस करवाया जाएगा। तो इस वाले बैच से आप जुड़ सकते हैं। आपको यहाँ पर 499 में अभी क्या क्या मिल रहा है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। आपको ये चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। साथियों आपको यहाँ पर इसमें अर्जुन टेस्ट सीरीज भी जो इंक्लूड किया गया है, जो एकदम नया वाला लेटेस्ट टेस्ट सीरीज है जिसमें आपको वीडियो सोल्यूशन मिलेंगे, वो भी आपको यहाँ पर जो ऐड किया गया है। और साथ ही साथ तो जब आपका लास्ट में आपके पास जब 10 दिन बचेंगे तो आपको यहाँ पर 5 फुल मॉक टेस्ट, जैसे आपका पेपर हॉल में जैसे पेपर होता है उस तरीके का पेपर करवाया जाएगा। और 5 जो है प्रीवियस ईयर जो आपको फुल टेस्ट करवाए जाएंगे, जिससे आपकी तैयारी और अच्छे तरीके से हो सके। ठीक है, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन होंगे। बहुत सारी जो चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली हैं। कैसे आपको जुड़ना है वो सिंपल सा प्रोसेस है। एक हमारा ऐप है DOG ऑफिशियल ऐप। इस ऐप का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप उस लिंक पे जो है क्लिक करके आप जो है इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसको ओपन करिए, उसके बाद आप कोर्स वाले सेक्शन में जाओ, आपको यहाँ पर दिख जाएगा 45 डेज टॉपिक वाइज रिवीजन। ये जो अर्जुन बैच कह सकते हैं, अर्जुन बैच आपको मिल जाएगा। तो ये बैच आप लोग यहाँ पर बाय नाउ पे क्लिक करके जो इसको परचेज कर सकते हैं। अभी प्राइस आपका जो है कितना चल रहा है भाई? अभी आपका प्राइस 499 चल रहा है। ठीक है, ये 25 अप्रैल तक ये ऑफर जो आपका वैलिड है। 50% अभी आपका ऑफ चल रहा है। आफ्टर 25 अप्रैल ये जो प्राइस आपकी बढ़ जाएगी, तो आप इसको अभी देर मत करो, इसको यहाँ पर जा करके इसको परचेज कर लो। आपको गूगल पे, फ़ोन पे, आप किसी भी के थ्रू जो इसको पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के अपनी इस क्लास की तरफ। जिसको भी इसके बारे में जानकारी चाहिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए, हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार डियर गुरुजी में। चलिए भैया जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए क्लास में। आप सभी को पता है कि हम लोग कल यहाँ तक पहुँचे थे। यहाँ से आगे आज हम लोग बात करेंगे। यहाँ तक हम लोग कल कर चुके थे, यहाँ से आगे की बात हम लोगों को करनी है। आप सभी को पता है, बताया गया था कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने कल आपको बताया था वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये भी बताया गया रहा होगा। एक तो मैंने बताया था कर्तृवाच्य होता है, कर्तृवाच्य होता है, एक कर्मवाच्य होता है और एक भाववाच्य होता है। क्या होता है? कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य और भाववाच्य। 3 प्रकार के आप लोग जानते हैं वाच्य होते हैं। जहाँ पर जो है जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो कर्तृवाच्य, जहाँ कर्म की प्रधानता हो वहाँ कर्मवाच्य, और जहाँ कर्ता और कर्म दोनों की प्रधानता ना हो यानी भाव की प्रधानता हो वहाँ पर भाववाच्य होता है। याद रखेंगे। आगे ये आपके लिए होमवर्क था, आप लोगों ने लिखा था कि जिन शब्दों में लिंग वचन काल और कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता वह क्या कहलाता है। आप जानते हैं विकार या बदलाव के आधार पर, विकार के आधार पर हम लिख सकते हैं विकार या बदलाव के आधार पर, या बदलाव के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है विकारी शब्द, एक होता है अविकारी शब्द। जिन्हें हम अव्यय कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 4। क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, तीसरा समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक अव्यय,
और चौथा है विस्मयादि बोधक। कौन है? विस्मयादि बोधक अव्यय। आविकारी शब्द अव्यय कितने होते हैं? आप लोग जानते हैं 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं आप सभी को पता है। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबद्ध बोधक अव्यय, तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय और चौथा है कौन सा? विस्मयादि बोधक अव्यय। कुल कितने होते हैं? 4 होते हैं, आप सभी को याद रखना है। क्लियर है? हाँ, तो ये सभी आप सभी को अच्छी तरह से याद रख लेना है। आगे अब यहां पर बोल दिया गया है कि अविकारी और विकारी। आप जानते हैं विकार का मतलब होता है बदलाव। विकारी शब्द भी कितने होते हैं? 4 होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। इनकी भी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा क्रिया और चौथा होता है विशेषण। ये क्या है? विकारी शब्द के भी 4 भेद और अविकारी शब्द के भी कितने भेद? 4 भेद होते हैं। अब विकारी, विकारी का मतलब होता है विकार या बदलाव, यानी जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल और कारक आदि के कारण कोई बदलाव किया जा सके, जिनमें बदलाव किया जा सके उसे हम कहते हैं विकारी, और जिनमें बदलाव ना किया जा सके उन्हें कहते हैं अविकारी या अव्यय। तो यहां पर क्या हो जाएगा? अव्यय हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप जितने लोग ऑप्शन नंबर सी आंसर कर चुके हैं आप सभी का एकदम सही हो जाएगा। क्या होगा भैया? ऑप्शन नंबर सी पूर्ण रूप से एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलो। हाँ, ऑप्शन नंबर सी जो आंसर कर रहे हैं उनका सही है। आगे देखा जाए, चलो नेक्स्ट प्रश्न देखो क्या होगा। हाँ, आगे देखो नेक्स्ट। कहा गया आहा आप आ गए। कहा गया आहा आप आ गए। वाक्य में आहा शब्द है। कहा गया आहा आप आ गए। वाक्य में आहा शब्द है, किस प्रकार का शब्द है? तो आप लोग जानते हैं, अभी अभी मैंने बताया आपको आहा, ये जो चिन्ह है, पहली बात ये क्या है? विस्मय बोधक है। क्या है? विस्मय बोधक। विस्मय का बोध करा रहा है। विस्मय बोधक, विस्मय बोधक है, यानी विस्मय या आश्चर्य का बोध करा रहा है। ये चिन्ह भी विस्मयादि बोधक चिन्ह है। तो वैसे आपको अब बताओ, क्या ये संज्ञा हो सकता है? संज्ञा को हम बदल सकते हैं। संज्ञा एक नाम होता है, सर्वनाम हो सकता है क्या? संज्ञा के स्थान पर रखने वाला विशेषण है क्या? नहीं। तो क्या बच्चा? एक ही तो बच्चा अव्यय, क्योंकि इसको हम लिंग, वचन, काल और कारक किसी के अनुसार नहीं चेंज कर सकते। अगर नहीं बदल सकते तो क्या हो जाएगा? अव्यय है। और अव्यय है तो किस प्रकार का अव्यय है? विस्मय बोधक अव्यय है। कैसा है? विस्मय बोधक अव्यय। याद रखेंगे, जैसे विस्मय बोधक अव्यय में क्या हो जाएगा? अरे, ओ, आहा, आहा, शाबाश, वाह, वाह, धत। ये सारे के सारे आप जानते हैं क्या हो जाएगा? विस्मय बोधक अव्यय हो जाएगा। ठीक है, हाँ, आप सभी को याद रखना है। क्लियर है? चलो आगे देखो नेक्स्ट। कहा गया उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो आप लोग जानते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? आप लोग जानते हैं 4।
उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो आप सभी को पता है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। कौन कौन सा? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। वैसे एक और होता है संकर, लेकिन इसे काउंट नहीं किया जाता है क्योंकि ये 2 भाषा से मिलकर बना हुआ है और यहीं से आप लोग जानते हैं, इसीलिए उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद माने गए हैं? 4 भेद ही माने गए हैं। आप सभी को याद रखना है। एक संकर भी होता है, ठीक है, 4 ये भी होता है, लेकिन इसे इसमें ऐड नहीं किया गया है। तो कितना माना गया है? 4। तत्सम, जो संस्कृत के समान हो उसे तत्सम कहते हैं। जैसे अग्नि हो गया, कर्पूर हो गया। तद्भव यानी संस्कृत से परिवर्तित होकर एक समय लेकर वह हिंदी में प्रयोग में आने लगा, उसे हम तद्भव कहते हैं। जैसे अग्नि का हुआ क्या, पहले अग्नि से अगिन हुआ, अगिन से क्या बना? आग, तो परिवर्तित हुआ धीरे धीरे तो आग हो गया, तो क्या हो गया? तद्भव हो गया। कर्पूर से बना तद्भव कपूर, ठीक है, तो ये सभी क्या हो गया? तद्भव। देशज, एक क्षेत्रीय भाषा में बोले जाने वाला एक स्थानीय जो भाषा होता है उसे देशज शब्द कहते हैं। जैसे जिसकी उत्पत्ति का कोई भी पता ना हो, कोई स्रोत ना हो, उसे हम देशज कहते हैं। जैसे आप जानते हैं लोटा, बल्टी, डिबिया, पगड़ी, जूता, चमचा जो है, ये सारे के सारे, रस्सी, ये सारे के सारे क्या होते हैं? देशज शब्द होते हैं। विदेश यानी विदेश से, आपको पता है हमारे देश में जो है बाहर से आए हुए, बसे हुए, कुछ दिन तक रहे, अंग्रेज रहे, फ्रांसीसी रहे, पुर्तगाली रहे, सब रह चुके हैं। वो आकर कुछ भाषा, कुछ शब्द को छोड़कर चले गए हैं। तो वो जो बाहर किसी अन्य देश से आकर अपने हिंदी में रख लिए गए हैं, हिंदी में हम लोग उनका प्रयोग करते हैं, उन्हें हम विदेशज शब्द कहते हैं। तो ये 4 होते हैं, याद रखना। संकर का मतलब होता है 2 भाषाओं का मेल, 2 भाषाओं के मेल से बने हुए शब्द को क्या कहते हैं? संकर शब्द कहेंगे, याद रखेंगे। अगला, व्यवहार के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? जल्दी से बताओ, व्यवहार के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? चलो तो आप लोग जानते हैं व्यवहार के आधार पर अगर हम बात करें तो यहां पर व्यवहार के आधार पर बात करें तो ये जो दिया गया है थोड़ा सा समझो। व्यवहार का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा ये क्वेश्चन को ध्यान देंगे। व्यवहार के आधार का मतलब होता है, ऐसे तो 5 माना जाएगा, ऐसे तो 5 माना जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। आप जानते हैं व्यवहार का मतलब क्या है? वाक्य में प्रयोग के आधार पर अगर पूछा जाए, अगर वाक्य में प्रयोग के आधार पर पूछा जाए तो पहला अगर कहा जाए तो वाक्य में प्रयोग के आधार पर तो शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2। एक सार्थक होता है, एक निरर्थक होता है, ठीक है। अगर रचना या बनावट के आधार पर कहा जाए तो शब्द 3 होते हैं। कौन कौन सा? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर कहा जाए तो कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। अगर व्याकरणिक जो है प्रकार्य या बदलाव के आधार पर कहा जाए तो 2 होते हैं, एक विकारी एक अविकारी। और अर्थ के आधार पर कहा जाए तो 6 होते हैं। कौन कौन से? पर्यायवाची होते हैं, विलोम शब्द होते हैं, अनेकार्थी होते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द होते हैं, एकार्थी शब्द होते हैं तथा समानार्थी शब्द होते हैं। आप सभी को याद रखना है, तो आपको ये सभी चीजें याद रखना है। तो हिंदी की पुस्तकों में व्यवहार के आधार पर शब्दों के प्रकार नहीं, कोई भी प्राप्त नहीं है। तो इस प्रकार से आप सभी को याद रखना है। मैंने सारा का सारा आप सभी को बता दिया है कि कौन कौन से किस किस आधार पर शब्द आते हैं, आप सभी को याद रखना है। क्लियर? चलो हाँ, आगे देखो। नेक्स्ट कहा गया निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। आपको बताना है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। इनमें से कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? जल्दी जल्दी से बताओ। तो आप सभी को पता है, कहा गया है हिंदी के पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तद्भव शब्द हैं। बिल्कुल नहीं, हिंदी के पर्यायवाची शब्द
जो है संस्कृत के तद्भव शब्द होते नहीं, संस्कृत के तद्भव शब्द नहीं, संस्कृत के स्वयं तत्सम शब्द ही होंगे। जितने हिंदी के पर्यायवाची होंगे वो क्या होंगे? तत्सम शब्द होंगे। आगे कहा गया पर्यायवाची शब्द को प्रतिशब्द भी कहा जाता है। सही बात है, प्रतिशब्द का मतलब जो एक भाषा से दूसरे भाषा में आकर सेम टू सेम प्रयोग में लाया जाए उसे प्रतिशब्द कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। कहा गया जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, दूसरा भी सही है। तो दूसरा और तीसरा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या होगा? दूसरा और तीसरा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जितने लोग आंसर कर रहे हैं उन सभी का एकदम से सही हो जाएगा। कौन सा? दूसरा और तीसरा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? चलो कहा गया है कौन सा अनीक का पर्यायवाची है? अनीक का पर्यायवाची होता है दल, समूह। अब आप समझ ही गए होंगे, अगर दल और समूह है तो क्या हो जाएगा? सेना हो जाएगा भाई। अगर दल है और समूह है तो क्या हो जाएगा? सेना भी हो जाएगा, सैन्य भी हो जाएगा। ठीक है। अनि होता है, अनिकनी होता है, क्या होता है? अनि होता है, अनिकनी होता है। क्या होगा? दल होगा, अनि होगा, अनिकनी होगा, कटक होगा। तो ये सारे शब्द होते हैं किसके? सेना के पर्यायवाची शब्द हैं। सारे के सारे किसके हैं? सेना के पर्यायवाची हैं। ठीक है। इसी का चमू भी होता है, इसी का वाहिनी भी होता है। इसी का क्या होगा? चमू भी होगा, इसी का क्या होगा? वाहिनी भी होगा। याद रख लो। चलो अध का विलोम, अध का विलोम क्या होगा? जल्दी से बताओ, अध का विलोम क्या होगा? फटाफट से बताएंगे। अध का विलोम, तो आप लोग जानते हैं अध। पहली बात तो आप दो ऑप्शन को काटो, समाप्त और खत्म दोनों एक ही हैं। तो अध, अध का मतलब क्या होता है? आधा। आधा का मतलब विलोम क्या होगा? पूर्ण होगा। क्या होगा? पूर्ण। ऑप्शन नंबर ए अध का क्या होगा? पूर्ण। 31 नंबर का ए जितने लोग आंसर कर रहे हैं उन सभी का एकदम से सही हो जाएगा। क्लियर है? चलो कहा गया अग्रज का सही विलोम। अग्रज का मतलब होता है बड़ा। जैसे अग्रज, मान लो आप है या आपका भाई है, आप है आपके बड़े भाई हैं, तो आप अपने बड़े भाई को अग्रज कहेंगे और आपके बड़े भाई आपको क्या कहेंगे? अनुज कहेंगे। ठीक है। तो अग्रज का मतलब पहले, अनुज का मतलब बाद। तो क्या होगा? अग्रज का विलोम क्या होगा? अनुज। यानी अग्रज का मतलब बड़ा और अनुज का मतलब छोटा, ऐसे भी याद रख सकते हैं। अग्रज का मतलब बड़ा और अनुज का मतलब छोटा होता है, जो है छोटा बड़ा का विलोम होता है, आप लोग जानते हैं। ठीक है। हाँ, बड़ा का क्या होगा? छोटा। लघु का क्या होगा? दीर्घ। ठीक है। याद रखें क्या होगा? आप जानते हैं लघु का क्या होगा? दीर्घ होगा। हाँ अच्छा, सूक्ष्म भी है। सूक्ष्म का क्या होगा? विराट। ऐसे शब्द जो उच्चारण और वर्तनी की दृष्टि से समान हो, ऐसे शब्द जो उच्चारण और वर्तनी की दृष्टि से समान हो पर व्युत्पत्ति तथा अर्थ की दृष्टि से भिन्न हो, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? समरूप या समोच्चारित शब्द कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं समरूप या समोच्चारित शब्द। क्या कहेंगे भैया? उन्हें हम कहते हैं समरूप या समोच्चारित शब्द कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जितने लोग आंसर कर रहे हैं उन सभी का एकदम से सही हो जाएगा। ठीक है। चलो कहा गया इनमें से अरुण शब्द का समानार्थी नहीं है।
अरुण शब्द का समानार्थी नहीं है। आप लोग जानते हैं अरुण का समानार्थी सूर्य, अरुण का अर्थ सूर्य भी होता है, अनेकार्थी शब्द है। सूर्य का सारथी भी अरुण होगा, कुमकुम भी अरुण होगा, लेकिन बिंबा फल नहीं होता है। बिंबा फल का अर्थ अरुण नहीं होता है, ठीक है। हाँ, जो बिंबा फल होता है इसका अर्थ क्या नहीं होता, अरुण नहीं होता है। आप लोग याद रखेंगे। जितने लोग ऑप्शन नंबर डी आंसर कर रहे हैं उन सभी का एकदम से सही हो जाएगा। कहा गया जो खाने योग्य ना हो, इसका आंसर जल्दी से करेंगे। जो खाने योग्य ना हो, आप लोग जानते हैं जो खाने योग्य ना हो उसे क्या कहते हैं, अखाद्य कहते हैं। क्या हो, जो खाने योग्य ना हो उसे हम क्या कहते हैं, अखाद्य कहते हैं। जो प्राप्त ना किया जा सके, जो प्राप्त ना किया जा सके, जो प्राप्त ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं, अलभ्य कहते हैं। क्या कहते हैं, अलभ्य। जो पचाया ना जा सके उसे क्या कहते हैं, अपाच्य कहते हैं। जो पचाया ना जा सके उसे क्या कहते हैं, अपाच्य कहते हैं। जिसके पास घर ना हो, जिसके पास घर ना हो उसको हम क्या कहते हैं, जरा बताओ। जिसके पास घर ना हो, तो आप लोग हाँ, जिसके पास कुछ ना हो उसे अकिंचन कहते हैं, ठीक है। जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ ना हो उसे हम क्या कहते हैं, अकिंचन। और जिसके पास घर ना हो उसे अनिकेत कहते हैं। जिसके पास घर ना हो उसे क्या कहते हैं, अनिकेत। निकेत का मतलब घर, आ का मतलब नहीं, यानी जिसके पास घर ना हो उसे क्या कहते हैं, अनिकेत कहते हैं। क्लियर है। हाँ, जिसके पास कुछ भी ना हो, जिसके पास कुछ भी ना हो, कुछ भी ना हो उसे अकिंचन कहेंगे। लोकोक्ति का सामान्य अर्थ है, लोकोक्ति का सामान्य अर्थ है लोक की उक्ति, लोक की बातें, लोगों के लेख, अच्छी बातें। अच्छी बातें कोई मतलब नहीं है। अब बताओ, एक मैंने काट दिया, अब आप इनमें से बताएंगे कौन सा सही होगा। तो आप लोग जानते हैं लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है, सीधा सीधा लोक की उक्ति। लोकोक्ति वही तो है, लोक धन उक्ति है, तो क्या होगा, लोक की उक्ति। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। लोकोक्तियां आप लोग जानते हैं समाज का भाषाई इतिहास होती हैं, ठीक है। चल आगे देखो, नेक्स्ट कहा गया लोक में प्रचलित उक्ति जिसका मूल अर्थ बना रहता है और स्वतंत्र रूप से उसका प्रयोग भी किया जाता है, दिए गए विकल्पों में से सही उक्ति का चयन करें। अभी अभी आपने बताया लोकोक्ति, आपने अभी अभी जस्ट क्या बताया, लोकोक्ति। ऑप्शन नंबर ए। जितने लोग ऑप्शन नंबर ए कर रहे हैं उन सभी का सही हो जाएगा, ठीक है। हाँ, मुहावरा जो होता है वो वाक्यांश होता है। मुहावरा क्या होता है, वाक्यांश, किसी वाक्य का अंश होता है। विशेषण यानी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द, बताने वाले शब्द। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। आप सभी को याद रखना है, ठीक है। हाँ,
ठीक है। हाँ, बस इतना जान लो कि मुहावरे को हम क्या कहेंगे, वाक्यांश कहेंगे, जिसको माध्यम, आप लोग जानते हैं मुहावरे में माध्यम की आवश्यकता होती है, ये स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जा सकता। और कभी भी मुहावरा एक क्या देता है, विशेष अर्थ देता है। याद रखना, मुहावरा कभी भी क्या देता है, एक विशेष अर्थ देता है। अंक शब्द का अर्थ नहीं है, अंक शब्द का अर्थ नहीं है गोद, चिन्ह, संख्या या अंग। आप लोग जानते हैं अंग का अर्थ गोद होता है, चिन्ह होता है और क्या होता है, तो आप लोग जानते हैं अंग इसका अर्थ नहीं है। क्या नहीं है, इसका अर्थ क्या नहीं है, अंग नहीं है, बाकी सब के सब हैं। अंक का मतलब गोद भी होता है, अंक का मतलब चिन्ह भी होता है, और अंक का मतलब क्या होता है, संख्या, यानी गोद, चिन्ह और संख्या। अंक एक अनेकार्थी शब्द है, आप सभी को याद रखना चाहिए। क्या है, एक अनेकार्थी शब्द है। आप सभी लोग याद रखेंगे कौन सा आंसर आएगा इसमें, अंग आएगा, जो अंक का अर्थ नहीं है। अज्ञ का अर्थ क्या होगा, अज्ञ जो कुछ भी नहीं जानता हो, जो सब कुछ जानता हो, जो बहुत थोड़ा जानता हो, जो जानता भी हो और नहीं भी जानता हो। तो इसमें कौन सा होगा, जो कुछ भी नहीं जानता हो उसे हम क्या कहते हैं, अज्ञ कहते हैं। जो कुछ भी ना जानता हो उसे अज्ञ कहते हैं, अर्थात शून्य व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, अज्ञ कहते हैं। ठीक है। जो बहुत थोड़ा जानता हो उसे हम अल्पज्ञ कहते हैं। ठीक है। और जो सब कुछ जानता हो उसे विज्ञ कहते हैं। ठीक है। हाँ, याद रहेगा, क्लियर है। चलो, हाँ भैया ठीक है। बताओ उपसर्ग किसको कहते हैं। अच्छा जी, क्या आप कमेंट कर रहे हैं। अच्छा जी, सॉरी, जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं। अच्छा जी, ठीक है ठीक है ठीक है, आपने ध्यान दिला दिया। क्या होगा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं। बिल्कुल भैया, हमने ध्यान नहीं दिया। जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं, सर्वज्ञ। और जो बहुत थोड़ा जानता हो उसे क्या कहते हैं, अल्पज्ञ। या कम जानता हो उसे क्या कहेंगे, अल्पज्ञ कहेंगे। याद रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। ठीक है भैया, चलो सुधार लीजिए आप लोग। उपसर्ग को कहते हैं, उपसर्ग वाक्यांश को कहते हैं, शब्द को कहते हैं या पद को कहते हैं। उपसर्ग आप लोग जानते हैं, जैसे पूरी बात समझना, जैसे आपको मैंने कहा प्रतिकूल, मैंने कहा आजीवन,
अब आप देखो ये एक पूरा क्या है, शब्द है, ये पूरा एक क्या है, शब्द है। इसमें से जो पहले लगा होता है उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे मान लो मैं आ यहां से निकालो, मैंने आ यहां से निकाला, यहां पर क्या आया, जीवन। अब जीवन मूल शब्द हो गया, आ इससे बाहर हो गया। तो आप लोग जानते हैं शब्द से हमने निकाला, तो शब्द का ही तो ये अंश है। क्या है, शब्द का ही तो ये अंश है। तो क्या कहलाएगा, शब्दांश कहलाएगा कि नहीं? ऑप्शन नंबर ए क्या कहलाएगा, शब्दांश कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए जितने लोग आंसर कर रहे हैं उन सभी का एकदम से सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ क्या होगा, शब्दांश होगा। क्लियर है? चलो, उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में प्रत्यय का प्रयोग होता है। प्रत्यय का होता है शब्द के आदि में। आदि का मतलब होता है प्रारंभ में। आदि का मतलब क्या होता है, प्रारंभ में। ठीक है, हाँ, शब्द के प्रारंभ में जो प्रयोग में लाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, आगे देखो, प्रत्यय होता है भाई, ये भी वही है, प्रत्यय भी वही है। जैसे आप कहते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि क्या, वैज्ञानिक। वैज्ञानिक एक शब्द है, यहां से मैंने जब इसको तोड़ा तो ये क्या हुआ, मूल शब्द विज्ञान प्लस का क्या निकल कर आया, इक। इक ये एक शब्द है, ये पूरा शब्द था, एक पूरा शब्द था, एक शब्द से देखो ये निकल कर आया, जो क्या कहलाया, जो लास्ट में जुड़ा, अंत में जुड़ा, उसे क्या कहे, प्रत्यय कहे। और ये एक शब्द का अंश है, तो ये भी शब्दांश ही होगा। ऑप्शन नंबर ए, ये भी शब्दांश ही होगा, ये भी क्या होगा, शब्दांश ही होगा, कोई डाउट नहीं है, क्या होगा, शब्दांश ही होगा। आगे देखो, नेक्स्ट कहा गया हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांशों को क्या कहते हैं। तो हिंदी में शब्दों के बाद जुड़ने वाले शब्दांशों को हम क्या कहते हैं, हम भाई बाद में अगर जुड़ेगा शब्दों में, हिंदी भाषा के शब्दों में बाद में जुड़ेगा तो उसे हम सर्वनाम नहीं कहेंगे, ना विशेषण कहेंगे, ना संज्ञा कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, प्रसर्ग कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे भैया, उसे प्रसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय को ही हम क्या कहते हैं, प्रसर्ग कहते हैं। आप घबराया मत करो, प्रत्यय को ही क्या कहते हैं, प्रसर्ग। आप यहीं से निकाल लिया करो, सर्वनाम बाद में जुड़ता नहीं, संज्ञा जुड़ता नहीं, विशेषण जुड़ता नहीं, तो क्या जुड़ेगा, प्रसर्ग। उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। याद रहेगा यहां तक? चलो आगे देखो, कहा गया दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं। आप लोग जानते हैं दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन या विकार को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। जैसे मान लो एक है महा, एक है आत्मा, इसका प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण मेल करता है तो क्या होगा, महा प्लस का दीर्घ आ निकाल दो, प्लस की यह लास्ट वाला है जो जैसे है ऐसे लिख दो। दीर्घ आ मिलकर दीर्घ बन जाते हैं, प्लस जो जैसे है ऐसे लिख दो, प्लस को ऐसे लिख दो। ये जो दीर्घ आ है आकर इस हा को पूरा करेगा और क्या होगा, महात्मा होगा। विकार यहां उत्पन्न हुआ तो क्या हुआ, संधि हुआ। ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन संधि का गुण है, इनमें से कौन संधि का गुण है। संधि में समास होता है, समास, संधि का अर्थ है अलगाव। संधि का अर्थ अलगाव नहीं होता है, संधि का अर्थ होता है मेल, जोड़, समझौता, योग, ये सब क्या होता है, मेल, जोड़, समझौता, योग, ये सारे के सारे क्या होते हैं, संधि। संधि दो पदों का योग कहलाता है और संधि निरर्थक अक्षरों को मिलाकर सार्थक शब्द बनाता है। बिल्कुल गलत, ये भी महागलत। ठीक है, अब सही कौन होगा, फिर कौन सही होगा बताओ जरा। आप लोग जानते हैं कौन सा, संधि दो पदों के योग को भी नहीं कहते हैं, दो वर्णों के योग को कहते हैं। तो हम लगाएंगे ऑप्शन नंबर ई।
क्लियर है? क्या लगाएंगे भैया? ऑप्शन नंबर ई लगाएंगे। ठीक है, चलो, जो ऑप्शन नंबर ई लगा रहे हैं उनका सही हो जाएगा। क्लियर है? क्यों? क्योंकि संधि दो पदों का योग नहीं, संधि जो होता है वो क्या होता है, संधि का अर्थ क्या होता है, दो वर्णों, आप लोग जानते हैं क्या होगा, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि हमेशा प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में होता है, ये भी आप सभी को याद रखना है। क्लियर है? कोई डाउट है यहां तक? नहीं। समास का अर्थ है, आप लोग जानते हैं समास का अर्थ क्या होता है, संक्षेप होता है या संक्षेपीकरण होता है। समास का अर्थ क्या होता है, संक्षेप या संक्षेपीकरण। कभी कभी समास का विलोम पूछ लेता है, समास का विलोम। तो समास का विलोम या तो विग्रह होगा या तो व्यास होगा। ठीक, वैसे समास का विलोम व्यास माना जाता है, नहीं है तो विग्रह माना जाएगा। विग्रह और व्यास दोनों होते हैं, आप सभी लोग इसे याद रखेंगे। ठीक है, अगला, समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? तो संधि के अगर वर्ण को अलग करते हैं तो उसे विच्छेद कहते हैं, और अगर हम समास के जो है पदों को अलग करेंगे तो उसे क्या कहेंगे? विग्रह कहेंगे। क्या कहेंगे? विग्रह कहेंगे। जैसे मान लो आप देखो यहां पर एक क्या है, राजपुत्र, तो राजपुत्र है, इसके पदों को अलग कर दो तो क्या होगा? राजा का पुत्र। अलग किए तो इसका मतलब क्या किए हम समास का विग्रह कर दिए। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 48 का सी जितने लोग आंसर कर रहे हैं उनका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है भैया, चलो, कहा गया है वाक्य विचार के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो आप लोग जानते हैं वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों का अध्ययन किया जाता है, वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्यों का अध्ययन किया जाता है। वाक्य विचार के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं हम लोग भैया? वाक्य का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन नंबर सी आज का अंतिम प्रश्न है। वाक्य में जिसके विषय में कहा जाए, वाक्य में जिसके विषय में कहा जाए उसे हम क्या कहते हैं? जिसके बारे में कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जिसके बारे में कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाए, उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाए, जो कुछ भी कहा जाए वह क्या होता है? विधेय होता है। उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाए विधेय, और वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य। उद्देश्य क्या क्या हो सकता है? एग्जाम में आता है, कर्ता को उद्देश्य कहते हैं, वाक्य में प्रयुक्त कर्ता और प्लस कर्ता का विस्तारक, प्लस कर्ता का विस्तारक, ये क्या होते हैं? ये होते हैं उद्देश्य। वाक्य में प्रयुक्त कर्ता और कर्ता का विस्तारक उद्देश्य होता है। बाकी सभी क्या होते हैं? जितने बच जाते हैं सभी के सभी क्या होते हैं? विधेय होते हैं। चाहे क्रिया हो, चाहे क्रिया का विस्तारक हो, चाहे कर्म हो, चाहे कर्म का विस्तारक हो, ये सारे के सारे क्या होते हैं? विधेय कहलाते हैं। आप सभी को याद रखना है। तो ठीक है भैया, आज की क्लास यहीं तक थी। आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम स्टूडेंट।